आज के इस लेक्चर में हम लोग बीएनएस के अंदर थेफ्ट के बारे में जानेंगे। देखिए ये जो थेफ्ट है बीएनएस के अंदर, ये पहले आईपीसी के अंदर सेक्शन 378 के अंदर डिफाइन किया गया था। अब बीएनएस के अंदर यही थेफ्ट जो है सेक्शन 303 के अंदर डिफाइन किया गया है। आइए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अब ये किस तरीके से डिफाइन कर रहा है चोरी को। ये क्या कह रहा है, हूएवर, कोई भी, इंटेंडिंग टू टेक, उसकी नियत क्या है, इंटेंशन क्या है, मेंस रिया क्या है, whoever intending to take means रिया क्या है, डिसऑनेस्टली। तो यानी कोई इंसान अगर डिसऑनेस्टली का क्या मतलब होता है, डिसऑनेस्टली आईपीसी के अंदर डिफाइन किया गया है सेक्शन 24 में और बीएनएस के अंदर सेक्शन 2 सबसेक्शन 7 में। डिसऑनेस्ट का क्या मतलब होता है, जहां पे कोई चीज इस इंटेंशन से किया जाए विद अ व्यू टू कॉज रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस टू अनदर। जहां पे कोई चीज इस नियति से करी जाए जिससे मैं अपना रॉन्गफुल गेन हासिल कर लूं। रॉन्गफुल मतलब कि जिस चीज को मैं गेन कर रहा हूं मैं उसको गेन करने के लिए एंटाइटल नहीं हूं, यानी वो चीज मेरी नहीं है। जिस प्रॉपर्टी को मैं हासिल कर रहा हूं वो मेरी नहीं है, बट फिर भी मैं उसको किसी गलत तरीके से हासिल कर रहा हूं। तो डिसऑनेस्ट का मतलब कोई भी चीज या तो रॉन्गफुल तरीके से गेन कर लेना, या तो मान लीजिए जिसकी वो प्रॉपर्टी है उसका लॉस करवा देना। समझ में आ गया। तो ये मतलब होता है डिसऑनेस्ट का। तो अगर किसी इंसान की इंटेंशन है डिसऑनेस्ट, तो अगर वो डिसऑनेस्टली क्या करता है, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी। अब एक चीज और हम लोगों को यहां पता चले कि चोरी के लिए जो प्रॉपर्टी होगी वो मूवेबल प्रॉपर्टी होगी। तो ओनली द मूवेबल प्रॉपर्टी कैन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब एनीथिंग विच कैन बी कैरीड अवे, एनीथिंग विच कैन बी कैरीड अवे इट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। जिस चीज को कैरी किया जा सकता है उसको चोरी भी किया जा सकता है। तो इसका मतलब है कि ये इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर ये डेफिनेशन अप्लाई नहीं होती है। ठीक है, तो मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे मोबाइल फोन, कार। ठीक है, आगे लिखा हुआ है आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन। अब कहा जा रहा है कि ये जो मूवेबल प्रॉपर्टी है इसको टेक किया जाता है डिसऑनेस्टली आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, किसी इंसान के कब्जे से। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट ओनरशिप। तो इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी जो है उसके ओनर से ही ली जा रही हो सकता है कि वो मूवेबल प्रॉपर्टी किसी और इंसान के कब्जे में हो, लॉफुली उसके कब्जे से ली जा रही हो। तो इससे एक चीज ये भी पता चला कि अगर कोई चीज किसी के कब्जे में नहीं है और अगर उसको उठा लिया गया तो चोरी कमिट नहीं होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रास्ते में कोई चीज पड़ी हुई देखते हैं, आप उसको उठा लेते हैं, तो चोरी नहीं हो सकती है वहां पे। हाँ, दूसरे ऑफेंसेस हो सकते हैं लेकिन चोरी नहीं हो सकती है। ऑफ एनी पर्सन विदाउट दैट पर्सन कंसेंट। अब जब कोई चीज किसी के कब्जे में ही नहीं है तो वहां पे कोई कंसेंट भी नहीं देगा। भाई चोरी के लिए पोजीशन जरूरी है और पोजीशन होगी तो किसी इंसान की कंसेंट भी जरूरी होगी। तो जब वो किसी के कब्जे में ही नहीं है तो हम कंसेंट किससे लेंगे। तो अगर हमने कोई लावारिस चीज उठा ली तो हमने चोरी नहीं करी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान रखिएगा कि कंसेंट जो है ये एक्सप्रेस भी हो सकती है, डायरेक्ट तौर पे किसी ने कहा हाँ ठीक है लेते जाओ, डायरेक्ट तौर पे भी हो सकती है, इनडायरेक्ट भी हो सकती है कि किसी कोई समवन इज अंडर द इंप्रेशन ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट। कोई मेरा दोस्त है, ही इज अंडर द इंप्रेशन ऑफ इम्प्लाइड कंसेंट कि नजीब सर को फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं लेके चला जाता हूं, इतनी अंडरस्टैंडिंग है हमारे बीच में। तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लाइड कंसेंट का केस हो जाएगा। मूव्स दैट प्रॉपर्टी, वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल इंग्रेडिएंट, मूव्स दैट प्रॉपर्टी। अब प्रॉपर्टी का मूवमेंट होना जरूरी है। अगर किसी की मान लीजिए डिसऑनेस्ट इंटेंशन भी है और कोई मूवेबल प्रॉपर्टी को वो देख रहा है, चोर उठा के ले जाना चाहता है, हाथ भी लगाया उसको, लेकिन प्रॉपर्टी को उसने मूव नहीं किया है, तो यानी इन ऑर्डर द ऑफेंस ऑफ थेफ्ट मेड आउट, मूवमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी इज मस्ट। प्रॉपर्टी का मूव होना जरूरी है, अगर प्रॉपर्टी मूव नहीं होगी ऑफेंस नहीं होगा। मूव्स दैट प्रॉपर्टी। और एक चीज और ध्यान में रखिए, ये जो मूवमेंट है ये मूवमेंट उस वक्त होना चाहिए जिस वक्त डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। अगर डिसऑनेस्ट इंटेंशन से किसी ने मूवमेंट कर दिया, इट डज नॉट मैटर कि वो कितनी दूर जा पाया था, इट डज नॉट मैटर कि वो चोरी की चीज उसके घर तक पहुंच गई थी, इससे मैटर नहीं करता है। मूवमेंट हुआ डिसऑनेस्ट इंटेंशन के साथ, बिना कंसेंट के चोरी हो गई। समझ में आया आप लोगों को। जैसे फॉर एग्जाम्पल, ए जो है बी के घर में जाता है, देखता है एक सोने की रिंग रखी हुई है,
उसको चोरी की नीयत से वहां से उठाता है और उसी के घर में ऐसी जगह छुपा देता है कि जहां पे ए उसको कभी ढूंढ ही ना पाए, ताकि बाद में हम आके वहां से निकाल लेंगे। तो उसने जैसे ही उठा के उसको कारपेट के नीचे रखा, मूवमेंट हो गया। मूवमेंट जो हुआ डिसऑनेस्ट इंटेंशन से हुआ, तो यहां पे चोरी कमिट हो गई। ठीक है, मूव दैट प्रॉपर्टी इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, वो ले जाने के लिए उसने प्रॉपर्टी को मूव किया, इज सेड टू कमिट थेफ्ट, तो कहा जाएगा कि उसने थेफ्ट कमिट कर दिया। अब इसके अंदर 5 एक्सप्लेनेशंस हैं इसी को और अच्छे तरीके से समझाने के लिए। आइए एक एक एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन 1 क्या कह रहा है, अ थिंग सो लॉन्ग एज इट इज अटैच टू द अर्थ not being movable property is not the subject of theft. We just covered that कि only the movable property can be the subject matter of theft. Only the movable property can be the subject matter of theft. ये क्या कह रहा है, अगर कोई चीज अटैच है अर्थ से, अर्थ से क्या अटैच है, जैसे पेड़ अर्थ से अटैच होता है, उसी तरीके से मान लीजिए कि अर्थ से खोद के कुछ मिनरल्स निकाले जा रहे हैं, या जो माइनिंग करी जाती है कुछ उससे खोद के निकाला जा रहा है, तो जब तक वो अर्थ से जुड़ा हुआ है it cannot be the subject matter of theft as long as it is attached to the earth, जब तक वो अर्थ से जुड़ा है। लेकिन is not the subject matter of theft, आगे बोला गया but it becomes capable of being the subject matter of theft, लेकिन वो बन सकता है theft के लिए subject matter, किस तरह से, as soon as it is severed from the earth, जैसे ही उसको अर्थ से निकाला गया, तो पेड़ जमीन पे गड़ा हुआ है, अभी तक वो इट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट, इट इज कंसिडर्ड एज द पार्ट ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। लेकिन द मोमेंट इट इज सेवर्ड फ्रॉम द अर्थ, नाउ इट हैज बिकम द मूवेबल प्रॉपर्टी एंड हैज बिकम द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट। यही चीज इसका एक्सप्लेनेशन 1 कह रहा है। आगे कह रहा है एक्सप्लेनेशन 2 में, अ मूविंग अफेक्टेड बाय द सेम एक्ट विच अफेक्ट द सेवरेंस मे बी अ थेफ्ट। ये कह रहा है कि अगर मान लीजिए कि जो मूविंग है वो इफेक्ट में आई है उसी एक्ट से जिस इफेक्ट से सेवरेंस हुआ। मान लीजिए कि आपने कोई चीज को खींच के निकाला, खींच के निकालने के वजह से सेवरेंस के साथ साथ मूवमेंट भी हो गया, क्योंकि मूवमेंट जरूरी है चोरी होने के लिए। तो यानी जब कोई चीज जमीन से उखाड़ के निकाला या एक्सट्रैक्ट करके निकाला, उसी दौरान उखाड़ना भी हो गया और मूवमेंट भी हो गया, तो बताया गया है कि यह भी चोरी हो सकता है। भले ही आपने अभी तो उखाड़ा है, भले ही तो अभी तो आपने उखाड़ा है, लेकिन आपके उखाड़ने की वजह से मूवमेंट हुआ, तो जैसे ही मूवमेंट हुआ तो ये चोरी हो सकती है। ये इसका एक्सप्लेनेशन 2 अब इसका एक्सप्लेनेशन 3 कह रहा है, अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल। कहा जाएगा कि एक इंसान ने किसी दूसरी चीज को मूव किया। देखिए मूवमेंट कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मूवमेंट को ये कितने तरीके से जो है एक्सप्लेन कर रहा है, मूवमेंट कितना जरूरी है प्रॉपर्टी की चोरी के लिए। तो ये कह रहा है कि इंसान को कहा जाएगा उसने किसी चीज को मूव किया, अगर वो मान लीजिए कि कोई ऐसा ऑब्स्टेकल है, कोई ऐसी चीज है किसी चीज से बंधी हुई है मान लीजिए, जिस वजह से वो मूव नहीं कर पा रही है। अगर उस इंसान ने उस चीज को बिना मूव करे, जिस चीज से वो बंधी हुई है, अगर उसको काटा और वो चीज अपने आप से मूव होने लगी, तो भी कहा जाएगा कि उस इंसान ने उसको मूव किया है। तो क्या कहा, अ पर्सन इज सेड टू कॉज अ थिंग टू मूव बाय रिमूविंग एन ऑब्स्टेकल विच प्रिवेंटेड इट फ्रॉम मूविंग, जो उसको प्रिवेंट करे हुए मूव करने से, और बाय सेपरेटिंग इट फ्रॉम एनी अदर थिंग, या मान लीजिए कि वो कई के साथ रखी हुई है उसमें से उसको सेपरेट कर दिया, एज वेल एज बाय एक्चुअली मूविंग इट। तो ये हो गया इसका एक्सप्लेनेशन 3। उसी के बाद अब आता है एक्सप्लेनेशन 4। ये कह रहा है, अ पर्सन हु बाय एनी मींस कॉजेज एनी एनिमल टू मूव। कोई इंसान किसी भी मींस से किसी जानवर को मूव करवाता है। जानवर को मूव करवाता है मतलब मान लीजिए कि वो किसी, एक तो होता है अगर जानवर चोरी करने के लिए जानवर को उठाया और लेके चल दिए, लेकिन वो ये नहीं करता है। वो क्या करता है कि जानवर को, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई चीज उसको लालच के लिए दिखाया, जिससे जानवर को इंड्यूस किया ताकि वो जानवर फॉलो करने लगे, तो यहां पे अगर देखा जाए तो वो जानवर को उठा के नहीं लेके जा रहा है। तो यहां पे मूवमेंट कैसे हो रहा है, उसने इंड्यूस किया उस जानवर को, जैसे डॉग को इंड्यूस करके अपने पीछे बुलाया और लेके चले गए। ठीक है, तो ये कह रहा है, अ पर्सन हु बाय एनी मींस कॉजेज एन एनिमल टू मूव, किसी मीन से भी अगर किसी एनिमल को मूव करवाते हैं, इज सेड टू मूव दैट एनिमल, तो कहा जाएगा कि तुम ही ने उस एनिमल को मूव किया है, भले ही वो जानवर खुद से चल के जा रहा है।
आगे लिखा है एंड टू मूव एवरीथिंग विच इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द मोशन सो कॉज इज मूव बाय दैट एनिमल। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए कि उस जानवर के मूवमेंट से और कोई भी चीज उसके साथ मूव होती है तो भी कहा जाएगा कि आपने उस चीज को भी मूव करवाया। जैसे फॉर एग्जांपल किसी गांव में एक बुलॉक कार्ट था, उसमें दो दो जो है बफेलो बंधे हुए थे और उसके ऊपर दहेज का सामान रखा हुआ था। ए ने देखा कि दहेज का सामान जा रहा है तो उसने कहा कि हम खुद खींच के लेके जाएंगे तो सब हमें चोर कहने लगेंगे। उसने किसी तरीके से कोई मीन्स का इस्तेमाल किया, किसी भी तरीके से, मान लीजिए कि उनको हुश्काया, डराया, या उसके साथ साथ उनको कुछ खाने पीने के लिए दिखाया उन जानवरों को ताकि वो देख के आने लग जाए। तो यहां पे देखिए क्या हुआ, अ पर्सन हु बाय एनी मींस कॉजेज एनी एनिमल टू मूव। अगर कोई इंसान किसी एनिमल को मूव करवाता है, कॉज करता है मूव करने के लिए, तो कहा जाएगा उसने उस एनिमल को मूव किया। और एंड टू मूव एवरीथिंग, और हर उन चीज को मूव किया जो उसके कॉन्सिक्वेंस में उस एनिमल के द्वारा मूव हुई। तो उसके ऊपर जो दहेज का सामान रखा था वो भी मूव होने लगा। तो ये कहा जाएगा कि उस इंसान ने जिसने उस जानवर को इंड्यूस करके या किसी और मीन से मूव करवाया, उसी ने उस सामान को भी मूव करवाया है। ये इसका एक्सप्लेनेशन 4 हुआ। अब आता है इसका एक्सप्लेनेशन 5। एक्सप्लेनेशन 5 कह रहा है द कंसेंट मेंशन इन दिस सेक्शन, जो कंसेंट इसके अंदर इस सेक्शन के अंदर बात करी गई है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है डायरेक्ट तौर पे और इंप्लाइड तौर पे भी, एंड मे बी गिवन, और हो सकता है वो दी गई हो इधर बाय द पर्सन इन पोजीशन, जिसके कब्जे में हो प्रॉपर्टी, और बाय एनी पर्सन हैविंग फॉर द पर्पस अथॉरिटी, एक्सप्रेस और इम्प्लाई। आइए अब साथ ही साथ हम लोग थेफ्ट के कुछ इलस्ट्रेशंस को भी देख लेते हैं। इसके अंदर कई सारे इलस्ट्रेशंस हैं, हम लोग मेन इलस्ट्रेशंस को कवर करेंगे। देखिए अब इसके अंदर इलस्ट्रेशन ए आता है। इलस्ट्रेशन ए ये कह रहा है कि ए जो है कट डाउन अ ट्री ऑन जेड्स ग्राउंड, जेड्स के ग्राउंड पे एक पेड़ लगा था जिसको ए जो है कट कर देता है यानी काट देता है, विद द इंटेंशन ऑफ, किस इंटेंशन से, डिसऑनेस्टली टेकिंग द ट्री आउट ऑफ जेड्स पोजीशन, ताकि जेड के कब्जे से डिसऑनेस्टली उस पेड़ को ले जा सके, विदाउट जेड्स कंसेंट, बिना जेड के कंसेंट के। तो हियर एज सुन एज ए हैज सेवर्ड द ट्री, जैसे ही ए ने उस पेड़ को काटा, इन ऑर्डर टू सच टेकिंग, ले जाने के लिए, ही हैज कमिटेड थेफ्ट, तो उसने चोरी कमिट कर दिया। ठीक है, अब यहां पे कौन सा एक्सप्लेनेशन अप्लाई हो रहा है, तो याद रखिए इसके अंदर एक्सप्लेनेशन 1 और एक्सप्लेनेशन 2 अप्लाई हो रहा है। एक्सप्लेनेशन 1 में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, कोई भी चीज अगर जमीन से जुड़ी हुई है तो वो चोरी के लिए कैपेबल नहीं है, इट इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट, जब तक वो जमीन से जुड़ी हुई है। हाँ, जब वो जमीन से टूट जाती है या वो जमीन से अलग हो जाती है, अब उसको चोरी किया जा सकता है, अब वो मूवेबल प्रॉपर्टी बन गई। उसी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन 2 में क्या लिखा हुआ है, मूविंग इफेक्टेड बाय द सेम एक्ट, जिस चीज से मूविंग इफेक्ट हो रहा है, यानी आपने उसको तोड़ा उसमें मूविंग भी हो गई तो वो चोरी भी हो सकती है। तो जैसा कि इसके इलस्ट्रेशन 1 में जब पेड़ को काटा गया तो उसमें मूविंग भी हो गई तो वो थेफ्ट बन गया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अब इसके अंदर दूसरा इलस्ट्रेशन आता है कि ए पुट्स अ बेट फॉर डॉग्स इन हिज पॉकेट एंड दस इंड्यूसेस जेड्स डॉग टू फॉलो इट। ए क्या करता है, अपने जेब में कुछ ऐसी चीज रख देता है एज अ बेट, ताकि जो डॉग है वो उसको देख के आए। Here, if A's intention be dishonestly to take the dog out of Z's possession, अगर यहाँ पे A की इंटेंशन हुई कि वो उस डॉग को Z के पोजीशन से लेके जाना चाहता है बिना Z के कंसेंट के, तो A ने चोरी कमिट कर दिया। As soon as Z's dog has begun to follow, जैसे ही डॉग चलना शुरू हुआ चोरी कमिट हो गई। अब देखिए इस इलस्ट्रेशन से क्या समझ में आ रहा है कि चोरी के लिए टाइम पीरियड मैटर नहीं करता है, कितनी देर के लिए चोरी करी है। तो अगर किसी इंसान ने थोड़ी देर के लिए चोरी करी, बाद में आके वो सामान लौटा दिया, या मान लीजिए किसी इंसान ने कोई चोरी करी उसके बाद आके बाद में वो सामान वहां पे रख दिया, चोरी कमिट हो गई। क्यों? क्योंकि जो डिसऑनेस्ट इंटेंशन है वो एट द टाइम ऑफ द फर्स्ट मूविंग द प्रॉपर्टी मौजूद होना चाहिए, यानी जब प्रॉपर्टी को पहली बार मूव किया जा रहा है उस वक्त डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। ठीक है, देखिए ए फाइंड्स अ रिंग लाइंग ऑन द हाई रोड। ए जो है एक रिंग देखता है किसी जमीन पे पड़ी हुई है, मतलब मान लीजिए रोड है, रोड पे पड़ी हुई है। अगर रोड पे पड़ी हुई तो मतलब किसी के कब्जे में नहीं है, इसका मतलब किसी के कब्जे में नहीं है, और चोरी के लिए कब्जा जरूरी है। तो द प्रॉपर्टी मस्ट हैव बीन टेकन आउट ऑफ द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, किसी के कब्जे से ली गई हो। तो अब यहां पे ए जो है एक रिंग पाता है हाई रोड पे, किसी रोड पे, मतलब किसी के कब्जे में नहीं है। नॉट इन द पोजीशन ऑफ एनी पर्सन, जो किसी के कब्जे में नहीं है। ए बाय टेकिंग इट कमिट्स नो थेफ्ट, अगर ए उसको उठा लेता तो वो थेफ्ट नहीं होगा।
तो वो थेफ्ट नहीं होगा। धो ही मे कमिट क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, हाँ दूसरा ऑफेंस कर सकता है क्रिमिनल मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी का, बट चोरी नहीं होगी। क्यों? चोरी के लिए कब्जा होना जरूरी है। उसी तरीके से एक इलस्ट्रेशन और देखिए, इफ ए ओज मनी टू जेड फॉर रिपेयरिंग वॉच एंड इफ जेड रिटेन्स द वॉच लॉफुली एज अ सिक्योरिटी फॉर द डेट। मान लीजिए कि ए ने जेड को एक घड़ी बनाने के लिए दिया, ठीक। अब जब जेड ने घड़ी बना दिया तो उसके अंदर जब जेड ने बताया कि इतना पैसा लग रहा है, ए ने क्या करा कि पैसा नहीं दिया। अब जब पैसा नहीं दिया तो वहां पे जेड उस घड़ी को रोक सकता है कि नहीं, जब तक उसको उसका पैसा नहीं मिला। तो ए टेक्स द वॉच आउट ऑफ जेड्स पोजीशन, लेकिन ए क्या करता है, जाता है जेड की दुकान में और जाके उस घड़ी को चुप्पे से निकाल लेता है, हालांकि ये घड़ी उसी की है, हालांकि ये घड़ी उसी की है, विद द इंटेंशन ऑफ डिप्राइविंग जेड ऑफ द प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी फॉर हिज डेट ही कमिट्स थेफ्ट। लेकिन फिर भी उसने चोरी कर दिया। क्यों चोरी हो गई? क्योंकि यहां पे डिसऑनेस्ट इंटेंशन है। हम लोगों ने क्या जाना था, डिसऑनेस्ट इंटेंशन के अंदर क्या होता है, जिसको कोई भी चीज इस इंटेंट से करी जाए विद अ व्यू टू कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन और रॉन्गफुल लॉस। यहां पे उसने गलत तरीके से गेन हासिल कर लिया, अपनी घड़ी हासिल कर ली, और जो घड़ी के रिपेयरिंग में जो खर्च लगा, जो मेहनत लगी, उसका पैसा नहीं दिया, सामने वाले का रॉन्गफुल लॉस कर दिया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन हो गई। इसलिए कोई इंसान अपनी ही प्रॉपर्टी को लेने के लिए भी चोर बन सकता है, भले ही वो प्रॉपर्टी उसकी क्यों ना हो। जैसे यहां पे आप इलस्ट्रेशन देखिए। अब हम लोग इस चोरी की जो आज हम लोगों ने कवर किया है, इसकी हम लोग एक बार पनिशमेंट देख लेते हैं। देखिए ये पनिशमेंट आईपीसी के अंदर सेक्शन 379 में थी, अब बीएनएस के अंदर इसी के सेक्शन 303 के सबसेक्शन 2 में आ गई है। इसके अंदर एक चीज नई ऐड हो गई है। क्या ऐड हुई है? देखिए, whoever commits theft shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years, 3 साल आईपीसी में भी सजा थी, और विद फाइन और विद बोथ, एंड इन केस ऑफ सब्सीक्वेंट और सेकंड कन्विक्शन, और अगर दोबारा फिर चोरी करी उस इंसान ने जिसको एक बार सजा हुई है, ये चीज आईपीसी के अंदर आपको नहीं मिलेगी, तो उस जगह पे ही शैल बी पनिश्ड विद रीगरस इंप्रिजनमेंट। अब उसकी पनिशमेंट रीगरस हो जाएगी, फॉर अ टर्म विच शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर, जो 1 साल से कम नहीं होगी, बट विच में एक्सटेंड टू 5 ईयर्स एंड विद फाइन। आई होप कि आप लोगों को ये सेक्शन अच्छे से समझ में आ गया होगा।